एक काली नंद की 4 गोरी भाभी। कनिका, ये तुमने क्या किया? वही किया जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बहुत हो गया तुम चारों का, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। चारों की चारों गोरी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मेरा मजाक उड़ाओगे। हरदम मुझे नीचा दिखाने पर तुली रहती हो। ये क्या बदतमीजी है? कोई अपनी भाभीियों के साथ ऐसे करता है क्या? मुझे लगा था कि तू सिर्फ रंग से ही काली है, लेकिन तेरा मन भी काफी काला है। और माँ, आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी को छोड़कर कल की आई हुई बहू पर इतना प्यार लुटा रही हो? कहीं इनके लाए हुए दहेज को देखकर आपके मन में लालच तो नहीं आ गया? कनिका की बात सुनकर सावित्री उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब तो तुम चारों खुश होगी ना? जो तुम चाहती थी वो हो गया, लेकिन एक दिन देखना तुम चारों की हकीकत माँ के सामने जरूर आएगी। तुम चारों बस अच्छी होने का दिखावा करती हो, लेकिन तुम चारों से बुरा यहाँ कोई नहीं है। कनिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आखिरकार क्या सच में कनिका की चारों गोरी भाभियां हमेशा उसके काले रंग की वजह से उसे नीचा दिखाती थी, या हकीकत कुछ और थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सावित्री बहन, तुम्हारी होने वाली चारों बहुएं तो काफी ज्यादा सुंदर और गोरी है, मानना पड़ेगा। तुम्हारे चारों बेटों को बहुत सुंदर लड़कियां मिली है। वैसे हमारी कनिका का क्या हुआ? कहीं इसके रिश्ते की बात बनी या नहीं? वैसे इसके काले रंग की वजह से बहुत परेशानियां आती होगी ना इसके लिए रिश्ता ढूंढने में। अब क्या ही करे, नसीब हो तो तुम्हारी होने वाली चारों बहू जैसा, जो इतनी सुंदर है। काश मेरी कनिका भी इतनी ही सुंदर होती। आंटी जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? खूबसूरती इंसान को हमेशा रंग से नहीं दिखती, नैन नक्श से भी उसकी खूबसूरती का पता चलता है। हाँ हूँ मैं काली, लेकिन किसी को हक नहीं दिया अपना मजाक उड़ाने का, समझिए आप। कनिका गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है। अब बहुत हुआ। आज तक सभी लोगों ने मेरे काले रंग की वजह से कितना मजाक उड़ाया है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी चारों होने वाली भाभियां तो इतनी ज्यादा गोरी हैं, उन्होंने भी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले वो मेरे साथ ऐसा करे, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। कनिका के काले रंग की वजह से बचपन से लेकर बड़े होने तक बाहर वालों ने उसका काफी मजाक उड़ाया था, जिसके चलते अब कनिका काफी ज्यादा चिढ़ने लगी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और कनिका की चारों गोरी भाभियां शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। आओ बहू, घर के अंदर प्रवेश करो। ऐसे कैसे सावित्री बहन? अभी तो तुम्हारी बहू की द्वार छटाई की रस्म तो हुई नहीं। कनिका बेटा, इस द्वार छटाई की रस्म में नंद अपनी भाभी से कुछ भी मांग सकती है और भाभियों को वो देना ही पड़ता है। वैसे तुझे अपनी भाभियों से मांगने की कोई जरूरत तो नहीं है। ऊपर वाले ने तुझे इतनी गोरी भाभियां जो दी हैं, तुम लोगों की जोड़ी तो मुझे काले और गोरे कबूतरों की जोड़ों की याद दिला रही है। आंटी जी, आप अपने बेटे राजीव का जिक्र करना तो भूल गई। मेरे ख्याल से वो मुझसे भी ज्यादा काला है ना? काला कोयला भी उसके सामने गोरा लगेगा। और हाँ, कल को जब अपने बेटे की शादी कर उसकी बहू लेकर आएंगे ना, तो उनसे भी दहेज मत मांगिए। अरे आपके काले बेटे को सुंदर गोरी बहू मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? शांति का मुंह बन जाता है। शादी का दिन गुजरता है और चारों गोरी बहू की पहली रसोई की रस्म होती है। नाश्ते में चारों बहुएं मिलकर सबके लिए पराठे बनाती हैं। गलती से कुछ पराठे उनके हाथों हल्के हल्के जल जाते हैं। सुमन हल्का जला पराठा जैसे ही कनिका को परोसती है। मेरा रंग काला है, इसलिए तुमने मुझे ये जला हुआ पराठा दिया है। वाह भाभी, क्या तरीका निकाला है अपनी काली नंद की बेइज्जती करने का। तुम गलत समझ रही हो, हमसे थोड़े से पराठे जल गए थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? हाँ कनिका बेटा, हम भी तो जला हुआ पराठा खा रहे हैं। आप तो रहने दो, आप तो अपनी गोरी बहू की साइड लोगी ही, लेकिन मैं इनकी चालाकी में नहीं आने वाली। मैं कोई भोली भाली मासूम लड़की हूँ नहीं जो इससे डर के रहूंगी। इस गोरी चमड़ी के पीछे कैसा इंसान है ना, मुझे अच्छे से पता है। सुमन को काफी कुछ सुनाकर चली जाती है। अपनी नंद का ऐसा बर्ताव चारों भाभियों को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब चारों गोरी भाभियां शॉपिंग के लिए मॉल जाती हैं। रिया, ये देखो, ये बेबी पिंक वाली ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। क्यों ना इसे हम कनिका के लिए ले ले? वैसे भी वो हमसे थोड़ी नाराज है, ड्रेस देखेगी तो खुश हो जाएगी। मुझे भी ये ड्रेस काफी पसंद आई, हमारी कनिका पर ये काफी अच्छी लगेगी, इसे ले लेते हैं। चारों गोरी भाभियां शॉपिंग करके घर आती हैं और अपनी नंद के लिए लाई हुई ड्रेस उसे देती हैं, जिसे देखकर कनिका उस ड्रेस को गुस्से में जमीन पर फेंक देती है। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना आप चारों गोरियों को। जानती हो ना मेरा रंग काला है और मुझ पर लाइट कलर सूट नहीं करता, फिर भी मेरा दिल दुखाने के लिए आप ये लेकर आई। कनिका, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। हमें तो बस ये ड्रेस पसंद आई, इसलिए हम तुम्हारे लिए ले आए। मैं गलत समझ रही हूँ या सही समझ रही हूँ, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। कनिका की इतनी बदतमीजी के बाद भी उसकी चारों गोरी भाभियां उसे बेहद प्यार करती थी। कनिका के सारे छोटे बड़े काम करना, खाना बनाना, उसके कमरे की सफाई करना, सब कुछ उसकी भाभियां कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी कनिका अपनी गलतफहमी को अपने सिर पर चढ़ाकर बैठी हुई थी। ऐसे ही समय गुजरता है और कनिका के लिए एक रिश्ता आता है।
माँ जी, ये लड़का तो काफी ज्यादा सुंदर है, पर्सनालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। तो भाभी आप कहना क्या चाहती हैं, अगर इस लड़के से मेरा रिश्ता होगा तो हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये गोरा और मैं काली हूँ? तो हमेशा अपनी भाभियों का मतलब उल्टा क्यों ले जाती है? उसके कहने का मतलब ये तो नहीं था, उसने तो बस इस लड़के की तारीफ की है और तेरी गलतफहमी, इनका कुछ नहीं हो सकता। कनिका किलस कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चारों बहुएं घर के किसी न किसी काम में लगी होती हैं। मेघा खाना बनाने के लिए कनिका से बाहर से पनीर लाने को कहती है, जिसे सुनकर कनिका, देख रही हो बाहर कितनी ज्यादा धूप हो रही है, फिर भी धूप में आप मुझे पनीर लेने के लिए भेज रही हैं ताकि मैं और ज्यादा काली हो जाऊं और आप चारों और सुंदर लगे। तुम हमें इतना गलत क्यों समझती हो? अगर हमारा रंग गोरा है और तुम्हारा काला तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने आज तक तुम्हें कभी नहीं नीचा दिखाया, तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन तुम तो बस हमें सुनाने में लगी रहती हो। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, समझी? अपने काम आप लोग खुद भी कर सकती हैं, जरा धूप में बाहर जाएंगी तो काली नहीं हो जाएंगी। कनिका की चारों गोरी भाभियां उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कनिका तो बस उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती करती। आज कनिका का उसके कॉलेज में फेयरवेल। कनिका हाथों में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए हॉल में घूमते हुए अपने फोन में मेकअप ट्यूटोरियल देख रही होती है कि सभी प्रिया कनिका के पास आती है। कनिका, तुम्हें इस टाइप का मेकअप करना है अपने फेयरवेल में? मुझे तो इससे भी अच्छा मेकअप आता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं, फिर देखना पूरे फेयरवेल में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। इस बात पर भी कनिका उस पर काफी चिल्लाने लगती है। कनिका की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ और बाकी बहुएं भी हॉल में आ जाती हैं। बड़ा शौक है ना मुझे सुंदर बनाने का, अब मुझे नहीं, अपने आप को सुंदर बनाओ। सारी कोल्ड ड्रिंक कनिका रिया के ऊपर फेंक देती है और अपनी माँ से भी बदतमीजी करने लगती है। सावित्री कनिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो कनिका अपनी चारों गोरी भाभियों से और ज्यादा नफरत करने लगती है। समय गुजरता है और कनिका का रिश्ता एक तरुण नाम के हैंडसम लड़के से तय हो जाता है और आज कनिका और तरुण की एंगेजमेंट होती है। सभी लोग बैंक्वेट हॉल में होते हैं। कनिका की चारों भाभियां भी तैयार होकर आ जाती हैं, जिसे देख कनिका, तुम चारों की हिम्मत कैसे हुई मेरी एंगेजमेंट में आने की? इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम चारों का मन नहीं भरा। जरूर मेरे होने वाले पति पर डोरे डालने के लिए आई होगी, क्योंकि ये इतना हैंडसम जो है। सही कहा ना मैंने? तुम तो चाहती थी कि मैं रिश्ता एक काले लड़के से हो, लेकिन अब जब इतने हैंडसम लड़के से हो रहा है तो तुम्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। कनिका, बस बहुत हुआ। आज तक जो भी तुमने कहा हम उसे भूलते आए, लेकिन अब तुम हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, समझी? तुम चारों अब जा रही हो या यहाँ से और बेइज्जती करूं? कनिका, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपनी भाभियों के लिए ऐसा सोचती हो। जिन भाभियों पर तुम लांछन लगा रही हो, जानती हो ये रिश्ता उनकी वजह से हुआ है। जब तुम्हारी भाभियां तुम्हारी तस्वीर लेकर मेरे पास आई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी तारीफ की थी। कहा था तुम भले ही रंग में काली हो, लेकिन गुण में बहुत सुंदर हो, बहुत सुशील हो। इन सबको सुनने के बाद ही मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है। आज तक तेरी गोरी भाभी ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन तू उन्हें हमेशा बदनाम करती रही। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने पर। हम अपनी पत्नियों का अपमान और नहीं सहेंगे। अब तुम्हारी भाभियों के साथ साथ तुम्हारे भाई भी यहाँ से जा रहे हैं। सारी हकीकत अपने सामने आने पर कनिका की आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफी मांगती है। उस दिन सही कहा था ना, मेरा रंग काला होने के साथ साथ मेरा मन भी काला ही है। भाभी मुझे माफ कर दो ना, मैं रंग रूप से सुंदर बन ना पाई, ना गुण से। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं हमेशा आपको नीचा दिखाती रही। ऐसा मत कहो कनिका, ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। बचपन से लोगों ने जो तुम्हारे काले रंग को लेकर बोला है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, इस दिन रोते नहीं। चलो अब जल्दी से आंसू साफ करो और मुहूर्त निकला जा रहा है तुम्हारी एंगेजमेंट का। कनिका की चारों भाभियां इसे चुप करवाती हैं, जिसके बाद अब कनिका और तरुण की एंगेजमेंट हो जाती है और अब कनिका अपनी चारों भाभियों से काफी प्यार करती है और सब आखिर में अब खुशी खुशी कनिका की शादी एंजॉय करते हैं। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, घर में घास का पंखा, फ्रिज, यहाँ तक कि अपने घर को भी घास का बना दिया। ये कैसे किया तुम पांचों ने? और क्या ये घास का पंखा फ्रिज चलता भी है? हाँ हाँ सरस्वती, ये घास का पंखा भी चलता और ये फ्रिज पानी भी ठंडा करता है। कभी सोचा नहीं था जिस घर पर हम लोग चलते फिरते हैं उस घास का घर, पंखा और फ्रिज देखने को मिलेगा। ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। तुम पांचों ने ये कैसे किया? इन सब की करने के पीछे की वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम हमारे घर ना आती और वो ना देखा होता तो कभी हम ये जुगाड़ कर ही नहीं पाते। जुगाड़ करके हमें अपने घर, फ्रिज और पंखे को घास का बना दिया और अब देखो बिना पैसे के भी हम इस कड़कड़ाती गर्मी में कितने आराम से
रह रहे हैं, ना गर्मी लग रही है ना भूख लग रही है, और तो और ठंडा पानी भी नसीब हो रहा है पीने को। अपने पड़ोस में रहने वाली सरस्वती के घर में इन पांचों ने ऐसा क्या देखा जो इन्होंने घास का घर, फ्रिज और पंखा ही बना दिया, और आखिरकार किस तरह इन्होंने अजूबे जैसे काम को कर दिखाया। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कड़कड़ाती सर्दियों में सुबह से शाम तक चाय बेचकर और गर्मियों में शिकंजी बेचकर हम सब ने कितने पैसे जोड़ लिए ना। हमारे पतियों ने भी काफी मेहनत करी है इस काम में। अब इन पैसों की मदद से घर में एक नया पंखा और फ्रिज लेकर आएंगे और फिर आराम से पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। इस साल की गर्मी हमारी गर्मी में परेशान होते हुए नहीं गुजरेगी। चलो चलकर अब किश्तों पर एक नया फ्रिज और पंखा लेते हैं। जल्दी आना नया फ्रिज लेकर, मैं घर में खीर बनाकर रखूंगी। इन पांचों बहुओं और उनके पतियों ने गर्मी में बचने के लिए फ्रिज और पंखे के लिए पैसे जोड़े थे। बैग में पैसे डाल उसे तंग लेती है। इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से पांचों बहुएं रिक्शा से उतरकर पैदल पैदल लिया। वहीं अब पांचों बहुएं एक साथ एक बड़ी सी फ्रिज और पंखे की दुकान पर जाते हैं, जो उन्हें एक काफी अच्छा फ्रिज और पंखा पसंद आता है। इस दुकान पर तो काफी अच्छी क्वालिटी के सस्ते सस्ते फ्रिज हैं। इनकी तो किश्त भी ज्यादा नहीं बनेगी, आराम से हम हर महीने इनकी किश्त दे पाएंगे। पंखे भी कितने ज्यादा सस्ते हैं ना। चलो अब जल्दी से काउंटर पर चलते हैं और पैसे देकर सभी चीजों को पैक करवा लेते हैं। चीजों को पैक करवाने के बाद अब अंजलि जैसे ही अपने थैले में हाथ डालकर पैसे निकलने लगती है तो देखती है कि थैले पर किसी नुकीली चीज से कट लगा हुआ है और साथ ही साथ थैली में पैसे भी नहीं है। ये देख पांचों बहुएं काफी परेशान होती हैं। ये थैले के अंदर से पैसे कहाँ गए? मैंने तो थैली में ही पैसे रखे थे, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है? थैला भी तो फटा है, लेकिन रास्ते में तो हमें कोई भी चोर नहीं मिला था। थैली के अंदर से पैसे कैसे जा सकते हैं? भूल गए, हम लोग की भीड़ की वजह से रिक्शे से उतरकर पैदल पैदल आए थे। लगता है उस भीड़ में कोई चोर था और उसने ही ये सब किया। पांचों बहुएं परेशान और रोते हुए घर आती हैं और सारी बात अपने साथ और पतियों को बताती हैं। सभी के चेहरे पर से खुशी एकदम से चली जाती है। ये क्या, दोपहर में तो सब्जी बनाई थी, इतनी जल्दी खराब भी हो गई। अब तो घर में सब्जी भी नहीं है बनाने के लिए। खराब तो होना ही था। बाहर घर में देख रही हो ना कितनी गर्मी हो रही है। हम इंसानों का ही इस घर में इतना बुरा हाल है तो ये सब्जी कैसे शाम तक टिक पाती? अगर हमारे घर पर एक फ्रिज होता तो ना तो ये सब्जी खराब होती और ना ही इतनी गर्मी में हमें ये गर्म पानी पीना पड़ता। अरे आप लोग इस तरह आधी रात में कहाँ जा रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, घर कितना ज्यादा बक रहा है। घर के अंदर तो नींद आने से भाई, इसलिए आंगन में जाकर सो रहे हैं। पैसे चोरी हो जाने की वजह से पांचों बहू की सारी खुशियां और सपने टूट से गए थे। गर्मी में सभी का काफी बुरा हाल था। आज घर का काम खत्म कर पांचों बहुएं अपनी पड़ोसन सरस्वती के घर जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि सरस्वती के कूलर के पास ढेर सारी हरी घास के बड़े बड़े पत्ते पड़े हुए हैं। हमारी सरस्वती, ये इतने सारे घास के पत्ते क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर पर? इन घासों को तो मैं अपने कूलर में लगाती हूँ। अब इतनी गर्मी से बचने के लिए तो एसी की जरूरत है और हमारा इतना बजट नहीं कि हम लोग एसी खरीद सके, इसलिए इन घास के दक्कानों पर मैं ये हरी घास लगाकर इन पर पानी डाल देती हूँ। देखो अब किस तरह ये कूलर बिल्कुल एसी जैसे ठंडी हवा निकालेगा। सरस्वती जैसे ही उन सभी घासों को कूलर के ढक्कन पर लगाकर उन पर पानी के बूंदे डालकर कूलर चालू करती है तो कूलर के अंदर से बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा निकलने लगती है, जिससे सभी वो काफी ज्यादा खुश होती है। सभी बहुएं घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर की छत पर लगी हुई फोर्स कई जगह से गिर गई है, जिससे अब सूरज की किरणें सीधा उनके घर के अंदर आने लगते हैं। बस यही होना बाकी रह गया था। अब क्या करें? अब तो गर्मी साथ साथ धूप की किरणें भी सीधा घर के अंदर आ रही हैं। छत को ढक भी देंगे तो 2 दिन बाद फिर से छत का वही हाल होता है। काश ऐसा कोई जुगाड़ होता जिससे हम इसे हमेशा के लिए ठीक कर पाते। छत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी अचानक दीपा के दिमाग में सरस्वती और उसका घास का कूलर आता है और वो जल्दी से कहती है, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना हम हमारी छत को फूस की बजाय हरी घास से ढकें। घास की छत होगी तो हम इस पर पानी भी डाल सकेंगे, जिससे घास ठंडी होगी और जो बाहर से गर्म लू को घर के अंदर आने वाली होगी तो वो ठंडी हवा में बदल जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अभी सरस्वती के घर पर तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? एक बार हमें कोशिश तो करनी होगी।
अगले दिन सभी बहुएं आसपास के मैदाने से ढेर सारी हरी घास लेकर आती हैं और उनसे अपने घर की छत को अच्छे से ढक देती हैं और ढेर सारा पानी भी डाल देती हैं। 2 से 3 दिन तो उन्हें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे उनके घर के अंदर ठंडक रहने लगते हैं, जिससे अब थोड़ी सी सही लेकिन गर्मी से और सभी लोगों को राहत मिलती है। अरे वो देखो, आज मुझे घर की सफाई में क्या मिला, ये पुराना सा टेबल फैन। एक बार चलाकर देखना कि चलता है या नहीं। मेरे ख्याल से बेकार है ये। टेबल फैन को चलाती है तो देखी है कि टेबल फैन से उन्हें ज्यादा ठंडक महसूस नहीं हो रही है। अच्छा खासा चल रहा है, इसकी पंखुड़ी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ठंडा क्यों नहीं महसूस हो रहा है हमें? मेरे ख्याल से हमें इसके साथ भी वही करना चाहिए जो हमने अपने घर के छत के साथ किया। ज्यादा न सोचते हुए अब घर के आंगन से हरी हरी घास लेकर आती है और उस पंखे और उसके पंखुड़ी के चारों तरफ लगाकर हल्के हल्के पानी के बूंदें उस पर डाल देती है। और अब जैसे ही वो टेबल फैन चलता है तो उसके अंदर से काफी ठंडी हवा आने लगती है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि कोई इतनी बेवकूफ भरी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। छत और पंखे की वजह से पांचों बहू और उनके पति और सास को भी अब ज्यादा गर्मी नहीं लगती थी। सुबह से शाम तक खूब काम करके अब पांचों बहुएं दोबारा से फ्रिज के लिए पैसे जोड़ने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, आंगन में बैठी होती है कि तभी एक कबाड़ी वाला अपने ठेले पर पुराना फ्रिज रखकर वहां से गुजर रहा होता है। उसे रोकते हैं और उसके पास जाती हैं। अरे कबाड़ी वाले भैया, ये फ्रिज तो पूरी तरह से खराब है या चलता भी है? बहन जी, पूरी तरह से खराब नहीं है, फ्रिज तो चलता है, वो थोड़ा पुराना हो गया है ना, इसलिए इसके मालिक ने भेज दिया। ज्यादा नहीं, आपको ₹5 में बेच दूंगा ये मैं। काफी सस्ते में फ्रिज मिल रहा है। अगर हम ये फ्रिज ले ले और अगर ये खराब निकला तो अभी तो बिजली भी नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रिज सही है या खराब? बहन जी, भरोसा रखिए, फ्रिज बिल्कुल सही है, और अगर खराब भी निकाला तो मैं तो आए दिन यहाँ से जाता रहता हूँ। वापस दे दीजिएगा मुझे मेरा फ्रिज। उसे कबाड़ी वाले को ₹5 फ्रिज घर के अंदर रखवा लेती हैं और जैसे ही थोड़ी देर में बिजली आती है तो अंजलि जल्दी से फ्रिज का पलक लगती है, लेकिन फ्रिज नहीं चलता और पांचों बहुत समझ जाती हैं कि उस कबाड़ी वाले ने उन्हें चुना लगा दिया है। ऑफिस भी नहीं चल रहा है, अगर वो कबाड़ी वाला मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या लग रहा है, वो हमें बेवकूफ बनाकर दोबारा मोहल्ले में आएगा हमारे पास? 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो फ्रिज नहीं चलता और ऐसे ही फ्रिज घर में रखा रहता है। घर का सारा काम खत्म कर अंजलि बैठे बैठे उसे फ्रिज को ही देख रही होती है और न जाने असली के दिमाग में क्या आता है कि वो आंगन से घास तोड़कर लाती है और उसे फ्रिज के अंदर बाहर लगा देती है और थोड़ा पानी भी डाल देती है। उसके बाद अब वो उसे फ्रिज के अंदर पीने के लिए पानी रख उसे बंद करती है और शाम को जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखी है कि फ्रिज के अंदर ठंडक है और वो पानी भी ठंडा हो गया है और सभी बहुएं उस घास के फ्रिज का पानी पीती हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो घर की छत पंखे के साथ साथ हमारा फ्रिज भी घास का है। बिना बिजली के हम आराम से अब फ्रिज में पानी और खाना रख सकते हैं। अपने इन जुगाड़ से पांचों बहुएं काफी खुश थीं और उनके घर वालों को भी काफी राहत मिलती है। और आज उनके पड़ोसन सरस्वती उनके घर आती है और वो भी जब ये सब देखती है तो काफी हैरान होती है। सच में मानना पड़ेगा, तुम पांचों को दिमाग लगाकर ये जुगाड़ किया। तुम लोगों ने जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो तुमने कर दिखाए। बिना पैसों के अपने परिवार वालों को गर्मी से बचाया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने काफी चीजें सोच रखी हैं। घर के छत के साथ साथ घर की दीवारों को भी घास की दीवारों में बदल देती है। जमीन पर घास की चटाई बनाकर बिछाती है, बिस्तर भी घास में बदल देती है, जिससे बिना पैसे खर्च किए पूरा परिवार अब गर्मी से राहत पा रहा था। तुम्हें सुबह से शाम तक शिकंजी बेचकर पैसे जोड़ती हूँ, जो आगे चलकर उनके घर रास्ते में काफी ज्यादा काम आते हैं।